अच्छा, ये स्टार्ट लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बेटा लीज और बाय का टॉपिक किया था और लीज और बाय अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट लास्ट क्लास के अंदर समझे हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सारे टॉपिक्स हो गए, सबके कॉन्सेप्ट्स हर चीज प्रॉपर्ली डिस्कस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बेटा अल्लाह का नाम लेके अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक हो गया जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक अगेन सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो ये भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं आएगा। अच्छा, इन रिवीजन क्लासेस का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बेटा वो ये कि पूरे का पूरा एफएम कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंशाल्लाह हम लाइव रिवीजन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट ऑब्वियसली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। आप प्रैक्टिस की बात करेंगे तो बेटा उसके लिए ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे खासे मौजूद है, वहां से आप प्रैक्टिस कवर कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में इंशाल्लाह हमारा पूरा सिलेबस अल्लाह ने चाह तो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह। तो लिखते ही अगला टॉपिक हमारा दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Another name is WACC, weighted average cost of capital। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पॉइंट जहां से नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। अगर हमसे कोई पूछे यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मतलब ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है। क्यों बेटा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं करना तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत ही नहीं। अगर आप रिकॉल करें तो हम एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना हो। हम आईआरआर भी नहीं निकाल सकते, इवन दो उसमें ट्रायल एंड एरर है, बट स्टिल हम उसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, द आंसर इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। प्लस बेटा याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल विच इज ए लॉन्ग टर्म डिसीजन। सेकंड, अगर हमसे कोई पूछता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। और एक काम और भी करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ में तो हो रहा ही होगा, लेकिन एक और काम भी कर लेंगे। ये सारे का सारा पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स के साथ हम अपलोड कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें फिर सारे के सारे लेक्चर्स का पीडीएफ आ जाएगा इंशाल्लाह। मेजॉरिटी का आ जाएगा, अब किसी का सेफ नहीं है तो माजरत, लेकिन मेरे ख्याल से सबका पीडीएफ भी साथ साथ अपलोड हो रहा है, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। आगे चलते हैं। अब बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज करेगी। आप जिस जिस सोर्स से पैसा रेज करेंगे हर सोर्स की कोई ना कोई आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। सिंपली किसी भी सोर्स से ना आपको फ्री में पैसा नहीं मिलता, हर सोर्स की कोई ना कोई कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेयर करना पड़ेगा, दैट इज केई। तो इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करेंगे द कॉस्ट इज केई। अगर हम डेट की फॉर्म में पैसा रेज करते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कॉस्ट होती है केडी वन माइनस टी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है। सिंस इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है इसलिए हम केडी वन माइनस टी की बात करते हैं। थर्ड एंड द लास्ट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेज करती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में पैसा रेज करेगी तो जो कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है दैट इज केपी। अब बेटा अगर केई की बात करते हैं तो केई को कैलकुलेट किया जा सकता है नंबर वन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से, कैपएम से, और सेकंड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, अनदर नेम इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें, केई की बात करें, तो बिल्कुल आप केई को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम केई को कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और दूसरा मॉडल क्या है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं कैपएम की बात करता हूँ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, तो सिंपली केई बराबर है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ बीटा इक्विटी। सबसे पहले एक चीज की हमेशा आपने आदत डालनी है अब से ऑनवर्ड्स, कि केई की जब हम बात करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है।
अब बेटा याद रखिएगा, किसी एक के लिए कॉस्ट है तो दूसरे के लिए रिटर्न है। रिपीट, किसी एक के लिए कॉस्ट है तो दूसरे के लिए वही चीज क्या है, रिटर्न। तो हम कह सकते हैं मिनिमम रिटर्न required by the equity holders, shareholders. KE basically क्या है, cost of equity, another name is minimum return required by equity holder means कंपनी के लिए कॉस्ट है लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए ये चीज क्या है, रिटर्न है। RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। असल में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये कि आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो जिसमें कोई रिस्क नहीं होता उसका नाम है गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली हम रिस्क फ्री लेते हैं। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि नॉर्मली गवर्नमेंट्स कोलैप्स नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम रिस्क फ्री कहते हैं। फिर एक और चीज बस याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई सवाल ही पूछ ले कि 3-4 गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, एक का मेच्योरिटी पीरियड 2 ईयर्स, एक का 5, एक का 7 ईयर्स है, तो आप कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट कैपएम में लेंगे? तो आइडियली हम ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट RF के तौर पे लेंगे, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल में, कि गवर्नमेंट बॉन्ड की मेच्योरिटी और प्रोजेक्ट की लाइफ बराबर हो, तो वो सबसे आइडियल है। अदरवाइज आपको टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में गिवन होता है। बस आपको पता होना चाहिए RF की बात करते हैं तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मींस इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम रिस्क फ्री कहते हैं, जिसकी मैंने लॉजिक दे दी है। नॉर्मली गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं करती। RM की बात करते हैं तो बेटा एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक एक्सचेंज हमेशा आपको गिवन होता है, इनफैक्ट पूरे ACC में गिवन होता है। RM माइनस RF, इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे यू विल बिकम एन इक्विटी होल्डर। रिस्क इसलिए, जाहिर सी बात है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रिस्क फेस करेंगे। प्रीमियम मींस जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आई हैव टू फेस द रिस्क, सो ऑब्वियसली आई नीड रिटर्न मोर देन RF, क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है किसी से ज्यादा। तो RF से ज्यादा रिटर्न हमें चाहिए होगा क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी आर फेसिंग अ रिस्क, दैट इज व्हाई वी डिमांड, वी एक्सपेक्ट रिटर्न मोर देन RF। इसका एक और नाम भी इक्विटी रिस्क प्रीमियम का, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अनदर नेम फॉर द सेम थिंग इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो कभी कभी, रेयरली ऐसा होता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा भी कर देता है कि आपको डायरेक्टली RM माइनस RF दे देता है, तो आपको अच्छे से सवाल पढ़ना है उसमें। अब बात करते हैं बेटा इक्विटी बीटा की या बीटा इक्विटी। असल में बीटा इक्विटी क्या है या इक्विटी बीटा क्या है, इसको समझने से पहले हमें सिर्फ बीटा का पता होना चाहिए। सिर्फ बीटा की बात करते हैं तो हम कहते हैं बीटा इज अ रिस्क मेजर। बीटा बेसिकली मेजर ऑफ रिस्क है। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, एक को हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, दूसरे को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। अब बेटा याद रखिएगा, जब हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये वो रिस्क है जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी एक कंपनी के शेयर्स में नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट को फैला के रखना है, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर ली, डिवेंचर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर ली, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो आपने बेसिकली अपनी, आपके पास एक, हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट।
अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क को जीरो अज्यूम किया जाता है। अब हो ना हो आपने इसी अजम्पशन पे काम करना है, और अजम्पशन ये है कि कैपेम अज्यूम्स दैट investor is having a well diversified portfolio of investment, that is why unsystematic risk is zero। हमेशा इन्वेस्टर की बात होती है कि इन्वेस्टर के पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टी की बात नहीं होती, इन्वेस्टर की बात होती है जो पैसा लगा रहा होता है। इन्वेस्टी वो है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं वो डाइवर्सिफाइड है, उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन्वेस्टर की। तो इन्वेस्टर एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा, बहुत सी कंपनी में पैसा लगाएगा। ओके, बचा सिस्टमैटिक रिस्क। अब बेटा सिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट ए डाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉट ए डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ये रिस्क बेसिकली क्या नहीं हो सकता, डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। सिस्टमैटिक रिस्क आपको फेस ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, जो कि आजकल इंक्रीज है बहुत ज्यादा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ऑब्वियसली टैक्स रेट के बढ़ने से अच्छा खासा जो कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी वो टैक्स की फॉर्म में चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा, बट इट इज ए सिस्टमैटिक रिस्क, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेटा बीटा इक्विटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए अजम्पशन का। अजम्पशन ये कि भाई आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो जीरो है, बचा सिस्टमैटिक रिस्क। इट मींस बीटा इक्विटी जो भी है वो सिस्टमैटिक रिस्क को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बीटा इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स systematic risk of investment, systematic risk of investment, which indicates that how investment will respond to the changes in stock index। जब बेटा स्टॉक इंडेक्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बेसिकली स्टॉक इंडेक्स की जो मूवमेंट होती है वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स पे होती है। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर 1 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो तो इंडेक्स 1% बढ़ेगा। अजम्पशन, इंडेक्स का बढ़ना अच्छी बात है, इंडेक्स का कम होना बुरी बात है। अब अगर इंडेक्स याद रखें 2% से बढ़ता है और आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ती है, टेक्निकली लॉजिकली इसका मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मोर रिस्कियर देन द मार्केट है। क्योंकि देखो मार्केट 2% से बढ़ी लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ी। अगर आप मार्केट से ज्यादा कमाते हैं तो हमेशा याद रखिए कल को अल्लाह ना करे अगर लॉस आता है तो मार्केट में लॉस होगा तो आपको लॉस भी मार्केट से ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्मॉल सा डेटा जिसका बेसिकली हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार आर एफ हमारे पास मान लो कि 6% है, आर एम ले लेते हैं लेट से 13%, बीटा इक्विटी ले लेते हैं 0, सेकंड में ले लेते हैं बीटा इक्विटी लेट से 0.75, थर्ड में ले लेते हैं बीटा इक्विटी 1, और देन सिंपली ले लेते हैं बीटा इक्विटी 1.5। हमें चारों केसेस में के ही निकालना है। असल ऑब्जेक्टिव के ही कैलकुलेट नहीं करना, असल ऑब्जेक्टिव आने वाले के ही की इंटरप्रिटेशन सीखना। अब बेटा अगर मैं के ही की बात करता हूँ, पहला केस आर एफ हमारे 6%, आर एम 13-6, बीटा इक्विटी 0 है तो आपका के ही बराबर हो जाएगा 6%। अब पहले का केस समझना, अगर बीटा इक्विटी 0, बेटा बीटा इक्विटी 0 का मतलब ये कि आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है तो वो एक ही इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। जब हम ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां कोई रिस्क नहीं है तो हम रिटर्न भी वो डिमांड करेंगे जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो जब बीटा इक्विटी 0 होता है तो कहीं आर एफ के बराबर होता है, ये पहली फाइंडिंग है। सेकेंड, के इज इक्वल टू 6 प्लस 13-6, और आपका जो बीटा दैट इज 0.75। अब बेटा अगर मैं के की बात करता हूँ
13 minus 6 into 0.75 plus 6. I'm getting 11.25. अब सेकंड फाइंडिंग समझनी है आपने. बेसिकली जब आपका बीटा इक्विटी लेस देन 1 होता है, when beta equity is less than 1, it represents your investment is having a risk lower than the market. आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क स्टॉक इंडेक्स से भी कम है. आसान वर्डिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क मार्केट से कम है. अगर मेरी इन्वेस्टमेंट का रिस्क मार्केट से कम है तो मैं रिटर्न भी मार्केट से कम डिमांड करूंगा. केई लॉजिकली लेस देन आरएम होगा. और आप इसमें देख सकते हैं सेकंड केस के अंदर, क्योंकि आपका बीटा इक्विटी लेस देन 1 था तो आपका केई भी क्या आ रहा है, आरएम से कम आ रहा है. थर्ड में बीटा इक्विटी 1 है तो के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू 1. इस 1 से लॉजिकली 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, के 13% होगा. अब बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बीटा इक्विटी 1 का मतलब है बेंचमार्क बीटा. बीटा इक्विटी 1 का मतलब है बेंचमार्क बीटा. अगर ये बेंचमार्क बीटा है, इसकी इंटरप्रिटेशन है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क और स्टॉक इंडेक्स का सिस्टमेटिक रिस्क बराबर है. अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का और इंडेक्स का रिस्क बराबर है तो हम रिटर्न भी वही डिमांड करेंगे जो मार्केट में चल रहा है. तो के ही बराबर होता है आरएम के. लास्ट वाला देख लेते हैं जिसमें बीटा इक्विटी बेसिकली 1.5 है. 6 + 13 - 6. फोर्थ वाले में जी बीटा इक्विटी अगर देखें 1.5. तो के ही चेक करते हैं ये क्या आएगा. 13 - 6 पर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6, ये 16.5% आता है. अब बेटा याद रखिएगा जब आपका बीटा इक्विटी मोर देन 1 है, when your beta equity is more than 1, it means your investment is having a risk. Your investment is simply more riskier than the market. अगर मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट से ज्यादा रिस्की है तो मैं रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा डिमांड करूंगा. के इज एक्चुअली मोर देन आर एम. तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जो हमें पता होना चाहिए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आने वाला के ही जो है बेसिकली डिपेंड करता है बीटा इक्विटी पे. अगर हमें बीटा इक्विटी पता हो तो हम बहुत आराम से डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर के आने वाला के ही किससे कम, किससे बराबर, किसके इक्वल हो और किससे ज्यादा हो. फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करें, आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी के ही कैलकुलेट कर सकते हैं. D0 1 + G अपॉन P0 + G. के अगेन सेम इंटरप्रिटेशन. कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्लैश मिनिमम रिटर्न required by the shareholders. D0 हमारे पास है करंट डिविडेंड पर शेयर. करंट डिविडेंड पर शेयर. जी हमें पता होना चाहिए दैट इज एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट. एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट. और बेटा याद रखिएगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है. डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं कि एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है. अब हमें D0 1 + G का मतलब ये होता है, D0 1 + G का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जिसे हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं D24 1 + G लिखता हूं तो आने वाला डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड है वो D25 होगा. फिर बेटा P0 की बात करते हैं, दैट इज करंट शेयर प्राइस एक्स डिव. करंट शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड. एक्स डिविडेंड मींस एक्सक्लूडिंग डिविडेंड. कुछ भी मेंशन ना हो तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि गिवन प्राइस एक्स डिव है, कम डिव के लिए एग्जामिनर कम डिव देगा.
नथिंग इज मेंशन तो हम अज्यूम करेंगे गिवन प्राइस बेसिकली क्या है, एक्स डिव है। अब कम डिव के लिए बेटा याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग इज मेंशन द प्राइस इज एक्स डिव ऑलवेज। कम डिव के लिए असल में कम डिव मींस कम्युलेटिव ऑफ डिविडेंड मींस इंक्लूडिंग डिविडेंड। अगर एग्जामिनर आपको कम डिफ प्राइस देगा तो लिख कर देगा, लेकिन याद रखिएगा कम डिफ को बताने के दो तरीके। एक तरीका क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार करंट शेयर प्राइस 25 है और लिख के देता हूं कम डिफ, और मैं आपसे कहता हूं यार कि जो करंट डिविडेंड है, मान लो करंट डिविडेंड है लेट्स से 2 पर शेयर, तो बात खत्म होगी। अगर करंट शेयर प्राइस 25 और एग्जामिनर लिख के दे रहा है कम डिव, लिख के दे रहा है कम डिव, इट मींस 25 के अंदर डिविडेंड का इम्पैक्ट मौजूद है। लॉजिकली जो पी नॉट होगा ना वो 25 माइनस 2 23 होगा। एक तरीका तो ये कि एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिख के दे दे कम डिव। एक और पॉसिबिलिटी है, प्लीज देखिएगा, अनदर पॉसिबिलिटी, एग्जाम्पल नंबर 2 कर ले। आपसे कहा जाता है भाई करंट शेयर प्राइस, अगेन ले लेते हैं 25 कॉमा, और वो कहता है भाई कंपनी is about to declare dividend of let's say $2 पर शेयर। अब बेटा याद रखिएगा, जब एग्जामिनर इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि करंट शेयर प्राइस 25 है और कुछ नहीं बता रहा है एक्स डिव या कम डिव, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कंपनी इज अबाउट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, अबाउट टू डिक्लेयर द डिविडेंड $2 पर शेयर। ये जो बात होती है ना, कंपनी इज अबाउट टू पे द डिविडेंड, अबाउट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट शेयर प्राइस है उसमें डिविडेंड का इम्पैक्ट आ चुका है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना बेसिकली वो र्यूमर्स पे, न्यूज पे काम करता है। बस जैसे ही उनको पता चलेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि यार कंपनी इज अबाउट टू पे द डिविडेंड, तो याद रखिएगा स्टॉक्स में जो शेयर प्राइस होगी उसके अंदर डिविडेंड का इम्पैक्ट आ रहा होगा। आसान वर्डिंग्स में यूं याद रखिएगा, ये भी एक तरीका है एग्जाम्पल 2 के अंदर, कि जो हमने आपको शेयर प्राइस दी कम डिव दी है। अगेन आप पी नोट कैसे निकालेंगे, 25 माइनस 2, दिस इज पी नोट। हाँ, ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है, कम डिव लिखा हुआ नहीं है, प्लस ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ कंपनी इज अबाउट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा फिर जो भी शेयर प्राइस गिवन है उसको हमेशा एक्स डिव अज्यूम करेंगे। ऑब्वियसली अगर प्राइस कम डिव नहीं होगी तो फिर हम उसको एक्स डिव ही अज्यूम करेंगे। और कम कम डिव को बताने के दो तरीके मैंने दोनों बता दिए, एक में तो लिख के दे दे कम डिव, और सेकंड में क्या हो सकता है वो करंट शेयर प्राइस के अलावा आपको अलग से बता दे कंपनी इज अबाउट टू पे द डिविडेंड। ऐसी कोई बात हो रही है तो हम फिर भी गिवन प्राइस को क्या लेंगे, कम डिव लेंगे। अच्छा जी, फिर एक और चीज थोड़ी देर पहले बताई थी कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ यार डिविडेंड पर शेयर है 0.4 इन 2022, डिविडेंड पर शेयर है 0.42 इन 2023, एक और ले लेते हैं लेट्स से 0.50। पहले तो आप देख सकते हैं हमें 4 साल का डेटा गिवन है, रिक्वायर्ड ले लेते हैं सिंपली आपको एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालना है। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है। जब भी इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन हो, जो मैंने इस एग्जांपल में आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लेंगे लास्ट डिविडेंड विच इज 0.50, उसको बेटा डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिविडेंड से विच इज 0.540। तो जितने भी ईयर्स हैं, 4 साल है तो पावर 1/3 होगा, -1। जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपीट, अगर 10 साल का डेटा गिवन होता तो मैं पावर 1/9 लेता, 8 साल का डेटा गिवन होता तो पावर 1/7 लेते, क्योंकि पहले डिविडेंड आएगा उसके बाद ग्रो करेगा। तो 10 साल का डिविडेंड होता तो पावर 1/9 लेते, तो 1 माइनस करके आपने पावर लेनी होती। अब अगर 1 मिनट के लिए कैलकुलेटर यूज करें, देखते हैं क्या आता है।
बेटा जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास 7.7% आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। अब ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालना है। जी इज इक्वल टू बी आर ई। जी तो हमें पता है एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट, और इसको हम बेसिकली कांस्टेंट मानते हैं, हो ना हो। स्मॉल बी होता है रिटेंशन रेशियो। बेटा रिटेंशन रेशियो 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 स्मॉल बी बेसिकली क्या है, दैट इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 40% डिविडेंड देती है इसका मतलब है 60% रिटेन रखते हैं। अगर एक कंपनी 30% डिविडेंड देती है इसका मतलब है 70% रिटेन रखते हैं। अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल 10% डिविडेंड देती है इसका मतलब है 90% रिटेन रखते हैं। तो अगर हमें पे आउट रेशियो पता चल जाए कि एक कंपनी पे कितना करती है तो हमें ये पता चल जाएगा रिटेंशन रेशियो कितना है। तो बी इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी नॉट अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। आर ई बड़ा ऐसे सिंपल मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। कभी कभी एग्जामिनर आपको इसकी जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, जो भी होगा गिवन होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सिंपली टोटल इक्विटी से डिवाइड कर दो, वैसे तो अगर आपको कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए तो वो कहेगा यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करें। अब मसला है कि ना एग्जामिनर इतना ज्यादा डिटेल में हमारे यहाँ जाता नहीं एफएम के अंदर। तो हमारे यहाँ एफएम में सिंपल सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा गहराई की बात करेगा तो प्लीज देख लें, विच आई हैव नेवर सीन कि वो इस तरह की कोई बात एग्जामिनर कभी आपके साथ इस लेवल पे करे। लेकिन ज्यादा लॉजिकल बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप माइनस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो। अब आप उसे डिवाइड कर दें टोटल इक्विटी से। तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दें तो रिटर्न दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बेटा अभी क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन होगा उस पर डिपेंड करता है कि यार हमें ग्रोथ रेट गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना है, जो थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन दी थी उस तरह से कैलकुलेट करना है। डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डी नॉट दिया जाता है $2, ईपीएस दिया जाता है मान लें कि 10, अर्निंग पर शेयर ले लेते हैं लेट्स से $10। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जामिनर कह रहा है 20%, और आपसे कहा जा रहा है सिंपली ग्रोथ रेट निकालो। तो आप निकाल सकते हैं ना, पहले बी इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो 2/10, तो ये 0.8 आ जाएगा। जी इज इक्वल टू बी आर ई है जो कि 20%। इट मीन्स आपके पास जो ग्रोथ रेट बेसिकली आता है 16% आता है।
तो सिंपली ये क्वेश्चन के ऊपर का जो गिवन डेटा है उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट। आप फिर एक और चीज का पता होना चाहिए, के ई बराबर है डी नॉट 1 प्लस जी अपॉन पी नॉट प्लस जी। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीएडजस्ट करें तो उससे पी नॉट भी आ सकता है। अगर मैं पी नॉट को सब्जेक्ट बनाऊं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाए। अगर मैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के फॉर्मूले में नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो के ही होता है। अगर हम पी नॉट को इस तरफ लेकर आए सब्जेक्ट बनाए तो दिस विल बी द फॉर्मूला। लेट्स से करंट डिविडेंड दिया जा रहा है, करंट डिविडेंड लेना जी 0.4, आर एफ दिया जा रहा है बेटा 6%, आर एम 13, लेट्स से डिविडेंड इन द प्रीवियस ईयर, लेट्स से 0.36 पर शेयर। हमें बेसिकली जो कैलकुलेट करना है वो पी नॉट कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो के ही निकाल लेते हैं बाय यूजिंग कैपिटल एस ए प्राइसिंग मॉडल। के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। Let me use the calculator. 13 minus 6. तो के ही आ रहा है बेटा 16.5। अब एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट की बात करें तो इस साल का डिविडेंड 0.4 है, पिछले साल का इतना था। जी बेटा आ रहा है 11.11%। तो हम पी नॉट बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। डी नॉट 1 प्लस जी के ई माइनस डी नॉट 0.4, ये आ रहा है 0.165 के माइनस 0.111। देखते हैं पी नॉट। अच्छा मैं अगर मैं 1.111 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा डिनोमिनेटर में 0.165 में से 0 पॉइंट तो ये आता है 0.053 में। तो पी नॉट जो आ रहा है दैट इज 8.24। तो आपके पास जो करंट शेयर प्राइस आ रही है दैट इज 8.24। अब बेटा अगर मैं बात करूं केडी की, अगर केडी 1 माइनस टी की बात करें, ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डेट की फॉर्म में पैसा रेस करेगी, अगर एक कंपनी डेट की फॉर्म में पैसा रेस करती है यानी कि लोन लेती है, तो जो कॉस्ट होती है दैट इज केडी 1 माइनस टी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। रिपीट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लोन लेगी, आप डेट लेते हो, तो जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है दैट इज केडी 1 माइनस टी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अब सबसे पहले मैं ये सीखना है कि यार केडी, अच्छा केडी 1 माइनस टी की लॉजिक दे चुका हूँ। केडी 1 माइनस टी इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है, इसलिए केडी 1 माइनस टी। इंटरेस्ट देने से टैक्स सेव होता है इसलिए केडी 1 माइनस टी। ओके, आप सुनिए,
सबसे पहले ना लोन के केस में, डेट के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स एंड डेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंक लोन हो सकता है क्वेश्चन, आपके पास इररिडीमेबल बॉन्ड हो सकता है, आपके पास रिडीमेबल बॉन्ड हो सकता है, और रिडीमेबल बॉन्ड्स के अंदर दो बातें हो सकती है। रिडीमेबल में बेटा स्ट्रेट डेट हो सकता है। स्ट्रेट डेट का मतलब होता है विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, कोई कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है। आपके पास बेटा कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि विद कन्वर्जन ऑप्शन। तो बेसिकली डेट्स की अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यार, यहाँ पे ना एक आध टाइप नहीं है डेट्स की, काफी टाइप्स है। अब ये मालूम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर केस के अंदर बेसिकली आपका KD1-T डिफरेंट होता है, और एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा यानी कि दो KD1-T भी आ सकता है। अगर मैं जल्दी से बैंक लोन की बात करूं, बैंक लोन का KD1-T बहुत आराम से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाता है 10% बैंक लोन, अगर बेटा आपको 10% बैंक लोन दिया जाता है और लेट से टैक्स का रेट 20%, और हमें KD1-T निकालना है, तो सिंपली आप KD1-T कुछ ऐसे निकालेंगे, आप 10% लें, इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 8% आ जाएगा। और बैंक लोन के केस में जो लोन है उसकी बुक वैल्यू कोई मार्केट वैल्यू अज्यूम करते हैं, क्योंकि बैंक लोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा, इसलिए बेटा बैंक लोन की बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू अज्यूम किया जाता है। और बैंक लोन के केस में KD1-T निकालना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बैंक लोन की परसेंटेज है उसको 1-T कर दें, यानी 1 माइनस टैक्स रेट। बेटा इरिडीमेबल बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं, KD1-T बराबर है I 1-T अपॉन P0। अब KD1-T में पता है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। KD1-T का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट I हमारे पास कैश इंटरेस्ट। अच्छा बेटा कैश इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी बॉन्ड की परसेंटेज होती है उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नॉर्मली अगर कुछ मेंशन ना हो तो पार वैल्यू 100 अज्यूम करते हैं। तो जो भी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ? पार वैल्यू के साथ, तो आपके पास कैश इंटरेस्ट आ जाएगा। T ऑफ कोर्स टैक्स रेट है, P0 करंट बॉन्ड प्राइस है। लेकिन ये जो करंट बॉन्ड प्राइस है ये एक्स इंटरेस्ट है, कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम बेसिकली गिवन करंट बॉन्ड प्राइस को एक्स इंटरेस्ट लेंगे। कम इंटरेस्ट के लिए एग्जामिनर कम इंटरेस्ट लिख कर देगा, या एग्जामिनर इस तरह से कह सकता है कंपनी इज अबाउट टू पे द इंटरेस्ट। अगर वो कह रहा है भाई कंपनी इज अबाउट टू पे द इंटरेस्ट, तो भी गिवन जो बॉन्ड की प्राइस होगी हम उसको एक्स इन उसको बेसिकली कम इंटरेस्ट लेंगे। रिपीट, नथिंग इज मेंशन तो एक्स इंटरेस्ट लेंगे P0 को, कम इंटरेस्ट के लिए एग्जामिनर कम इंटरेस्ट लिख कर देगा, या फिर एग्जामिनर कह सकता है कंपनी इज अबाउट टू पे द इंटरेस्ट।
दोनों सिचुएशन में या तो लिख के दे दे कम इंटरेस्ट, या फिर वो कहे कंपनी इज अबाउट टू पे द इंटरेस्ट, तो भी हम करंट प्राइस को कम इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज कुछ मेंशन हो तो हमेशा हम करंट प्राइस को, बॉन्ड प्राइस को, पी नॉट को क्या लेते हैं, एक्स इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10% इरिडीमेबल बॉन्ड है, 10% इरिडीमेबल बॉन्ड से मान लो कि पार वैल्यू $100, टैक्स रेट 30%, करंट बॉन्ड प्राइस है लेट्स से 120, नथिंग इज मेंशन, तो बेसिकली जो करंट बॉन्ड प्राइस है उसको एक्स इंटरेस्ट माने। टेन परसेंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो फोर्स 10, टैक्स रेट 30% है तो आफ्टर टैक्स कितनी है कहानी 70, 1 माइनस 0.3, और करंट बॉन्ड प्राइस 120 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स सी क्या आता है, 5.83% आ रहा है। बेटा हमारे पास आ रहा है 5.833%। अब सुनिए, अगर एग्जामिनर आपको रिडीमेबल बॉन्ड देता है, रिडीमेबल बॉन्ड्स के अंदर जो KD1-T है, इसे बेसिकली IRR से कैलकुलेट किया है। और आप सबको पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर NPV का फंक्शन भी अवेलेबल है शॉर्टकट्स में, IRR का फंक्शन भी शॉर्टकट में अवेलेबल है। हर वो चीज जिसका शॉर्टकट अवेलेबल है आपको उस शॉर्टकट को यूटिलाइज करना है, इसीलिए दिया भाई। रिडीमेबल बॉन्ड का वैसे हमें पता होना चाहिए KD1-T थ्रू IRR निकलता है, फॉर्मूला आगे। अब एक ही अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल where NPV is पॉजिटिव, और एक को ना बेसिकली लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, लोअर बी हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल ए की बात करेंगे तो पॉजिटिव एनपीवी एट द रेट डिस्काउंट फैक्टर ए जो कि स्मॉलर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये तो हम इनपुट्स आ गए, ठीक है, जो हमें बस फॉर्मूले के इनपुट पता होने चाहिए। अब बेटा जब हम IRR से KD1-C निकालते हैं तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक टाइमलाइन लेते हैं T0, T1, T2, T3 एंड T4। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, बेसिकली हमने कहा था जो एक के लिए कॉस्ट है दूसरे के लिए रिटर्न होता है। अब आप यूं सोच लें कि आप रिटर्न रिक्वायर्ड है डेट होल्डर्स कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप रिटर्न रिक्वायर्ड है डेट होल्डर्स कैलकुलेट कर रहे हो, कैश फ्लोस लिख रहा हूँ T0 पे हमेशा मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग बॉन्ड आएगा, मार्केट वैल्यू अब बेटा T1, T2, T3 के अंदर बेसिकली क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा आफ्टर टैक्स करके। आप इंटरेस्ट लेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी इंटरेस्ट, यहाँ भी इंटरेस्ट इंटू 1/3। T4 जो लास्ट है इसमें बेटा आप इंटरेस्ट 1/3 लोगे प्लस रिडम्पशन अमाउंट।
असल में लास्ट ईयर में जब रिडम्पशन होगी तो उस साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन अमाउंट। अब अगर मैं रिडम्पशन अमाउंट की बात करूं, रिडम्पशन अमाउंट में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आरटीक्यू का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आरटीक्यू। एक्चुअली रिडम्पशन अमाउंट में हम क्यों कहते हैं रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और यहाँ पे बेसिकली मैंने डिस्काउंट फैक्टर की तरह क्यों लिखा है, एन्युटी की तरह क्यों नहीं लिखा। असल में जब आप इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे जो मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो आप बड़े आराम से जो आईआरआर का फंक्शन है जो कि आपकी स्प्रेडशीट में अवेलेबल होगा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो करना चाहिए। रिडम्पशन अमाउंट में आरटीक्यू, रीड द क्वेश्चन केयरफुली क्यों लिखा है, पहली रीजन नथिंग इज मेंशन, तो रिडीम किस पे होगा, एट पार वैल्यू। नथिंग इज मेंशन तो अज्यूम किया जाता है रिडीम होगा पार वैल्यू पे। रिडम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर को प्रीमियम लिख के देना पड़ेगा, एट प्रीमियम। थर्ड बेटा यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी आ सकती है। अब सवाल ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस कन्वर्जन वैल्यू। एक्चुअली कन्वर्जन वैल्यू का इशू सिर्फ उस वक्त आएगा नंबर वन बॉन्ड कन्वर्टेबल, और सेकंड मेच्योरिटी पे मिलने वाले शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिडम्पशन अमाउंट, तो फिर कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्वर्जन वैल्यू बिल्कुल आ सकती है अगर मिलने वाले शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिडम्पशन अमाउंट, तो लोग कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए आप तो पहले तो माइंड बना लें, कन्वर्जन वैल्यू के मसले मसाले उस वक्त आएंगे जब कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड हो। कन्वर्टेबल बॉन्ड में बेसिकली लास्ट ईयर के अंदर इन्वेस्टर चेक करता है मिलने वाले शेयर्स की वैल्यू या रिडम्पशन अमाउंट विच एवर इज हायर। तो हमें बस पता होना चाहिए कन्वर्जन वैल्यू इस वक्त आएगी हमारे इस आंसर में, यहाँ जब मिलने वाले शेयर्स की वैल्यू रिडम्पशन अमाउंट से ज्यादा हो। अच्छा, तो हम बड़े आराम से बाय यूजिंग आईआरआर क्या कर सकते हैं, केडी वन में से निकाल सकते हैं। अब करना क्या है नेक्स्ट क्लास में ये सुने, बड़ा अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक तो इसको आईआरआर को शॉर्टकट के थ्रू चेक करेंगे कैसे, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, दोबारा बात कर लेंगे। हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर, हाउ टू कैलकुलेट केडी वन में से बाय यूजिंग आईआरआर इंशाल्लाह। और सेकंड केपी पे भी बात होगी, और फिर मजीद जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वो सारे डिस्कस होंगे। तो ये है वही सिनेरियो। सो थैंक यू वेरी मच जी आने के लिए, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।